साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। मैं अक्सर आपसे कहता रहा हूं कि मुझे किसी भी पार्टी के समर्थकों से तकलीफ नहीं है, तकलीफ अंधभक्तों से है। समर्थकों और भक्तों में अंतर यह होता है कि समर्थक किसी भी पार्टी या किसी भी नेता के गलत काम पर भी सवाल उठा सकता है, लेकिन अंधभक्त का अगर हाथ भी काट दिया जाए तो भी अपने प्रभु की भक्ति में लगा रहेगा और कहेगा कि प्रभु ने एक हाथ काटा है, कम से कम मेरे दोनों पैर और एक हाथ तो बचा लिया है। इसी तरह से मोदी सरकार के एक भूतपूर्व समर्थक हैं नोएडा में रहने वाले मृत्युंजय शर्मा। वो अपनी पत्नी के साथ एक हफ्ते आइसोलेशन सेंटर में बिता करके आए हैं और वहां से लौटने के बाद जो नजरिया उन्होंने इस गोदी मीडिया और मोदी सरकार के प्रति बनाया, उसकी 4 लाइनें आपको बताता हूं। उन्होंने कहा, ये सरकार मेक ओवर कर रही है, मीडिया हाउस को खरीदकर, टीवी और सोशल मीडिया पर ब्रांड बनाकर, कैंपेन करके लोगों को मिसलीड किया जा रहा है। इसके साथ ही वो कहते हैं कि मैं कोई एजेंडा नहीं बना रहा हूं, इसलिए क्योंकि मैं खुद मोदी सरकार का बड़ा समर्थक रहा हूं। आप मेरे सोशल मीडिया, फेसबुक और ट्विटर चेक कर सकते हैं। मैं हमेशा इस सरकार के गुणगान में ही लिखा करता था, लेकिन अब मेरे खुद पे बीत रही है तो मुझे समझ में आ गया कि ये गोदी मीडिया पूरे देश को कोरोना वायरस को लेकर के बरगला रही है। बद इंतजामी के हालात ये हैं कि चाहे वो क्वारंटीन सेंटर हो, चाहे वो सरकार द्वारा दी गई हेल्पलाइन नंबर्स, चाहे वो स्टेट हेल्पलाइन हो, चाहे सेंट्रल हेल्पलाइन, चाहे टोल फ्री नंबर, सभी जगह का आलम यह है कि आगे टरकाऊ वाली भाषा बोली जा रही है। नेशनल जनमत के पास सुबह से शाम तक तकरीबन दर्जनों फोन आते हैं। उन फोन पर ज्यादातर जगह से अगर समस्या यह बताई जाती है कि वो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, तो मैं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी किए गए हेल्पलाइन नंबर उन्हें प्रोवाइड करा देता हूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ में विभिन्न आईएएस और आईपीएस ऑफिसर को एक एक प्रदेश का नोडल ऑफिसर बनाया है और कहा गया है कि इन प्रदेशों के मजदूर अगर फोन करते हैं इन हेल्पलाइन नंबर्स पर तो उनके पास जरूरी मदद पहुंचनी चाहिए। अभी इसी वीडियो में मैं कई लोगों के नाम आपको बताऊंगा जिनसे मैंने आज 3-4 दिन बाद टैली किया है, ना उन लोगों के पास मदद पहुंची है। कई जगह पर फोन नहीं उठे, कई जगह पर फोन उठ गए तो उन्हें दूसरे नंबर पकड़ा दिए गए, कई जगह पर दूसरा नंबर उठ गया तो उनको तीसरा नंबर दिया गया। कुल मिलाकर के स्थिति जस की तस बनी हुई है। ऐसा नहीं है कि एक भी व्यक्ति के पास मदद नहीं पहुंच रही है, पहुंच रही है, लेकिन मैक्सिमम मजदूरों के पास मदद नहीं पहुंच रही है। पहले आपको मोदी सरकार के भूतपूर्व समर्थक मृत्युंजय शर्मा की जवानी बता देता हूं, एक हफ्ते में क्या क्या यातनाएं उन्होंने झेली। दरअसल उनकी पत्नी को काफी दिनों से फीवर आ रहा था, तो अपने मोहल्ले में ही वो एक डॉक्टर को दिखवा रहे थे। कुछ दिनों से कफ की समस्या थी, तो उनके डॉक्टर ने एडवाइस किया कि आप कोरोना का टेस्ट करा लीजिए। मृत्युंजय शर्मा कहते हैं कि मैं टीवी पर जिस तरह की खबरें देख रहा था तो मुझे लग रहा था कि बागों में बहार है और सरकारी हॉस्पिटलों में ठीक ठाक से फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जा रही हैं। अगर किसी को क्वारंटीन किया जा रहा है तो उसको बड़े बड़े 5 सितारा होटलों में ठहराया जा रहा है। इसलिए मैं बहुत रिलैक्स था और आश्वस्त था, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि जो प्राइवेट लैब सरकार द्वारा बताई गई हैं, पहले वहां पर फोन लगा के देखता हूं। उन्होंने कहा ज्यादातर लैब से कांटेक्ट नहीं हो पाया, एक लैब में कांटेक्ट हुआ तो उसने मना कर दिया कि हमारे यहां मशीन खराब है। इसके बाद मैंने कोशिश की कि मैं सरकार की हेल्पलाइन नंबर ट्राई करूं। उन्होंने, उनके परिवार के 3 लोगों ने मिलकर के, एक ने सेंट्रल हेल्पलाइन, एक ने स्टेट हेल्पलाइन और एक ने टोल फ्री नंबर पर फोन लगाना शुरू किया। 1 घंटे बाद स्टेट हेल्पलाइन नंबर पर फोन लग गया। वहां से बताया गया कि आपके पास 48 घंटे के भीतर फोन आ जाएगा। इसके बाद उन्होंने गौतम बुद्ध नगर के डीएम, हाल में ही जो भेजे गए हैं, बड़े चर्चित हैं, सुहास एलवाई, उनके नंबर पर फोन लगाया तो उनके पीए ने वो फोन उठाया और पीए ने कहा कि इसमें हम क्या कर सकते हैं, आप सीएमओ से बात करिए। चूंकि मृत्युंजय शर्मा पढ़े लिखे थे तो उन्होंने हल्की सी बहस भी की, तो कहा गया कि डीएम का जो कंट्रोल रूम है उसका नंबर मैं आपको दे देता हूं। लेकिन मृत्युंजय शर्मा की हिम्मत नहीं हुई, उन्होंने नेट से सर्च किया सीएमओ का नंबर, क्योंकि पीए देने को तैयार नहीं था। सीएमओ से बात हुई तो सीएमओ ने कहा कि आप 108 नंबर पर फोन लगाइए, एम्बुलेंस को बुला लीजिए, एम्बुलेंस आपको जो हमारा क्वारंटीन सेंटर आइसोलेशन वार्ड बनाया हुआ है वहां आपको ले जाएगी। मृत्युंजय शर्मा कहते हैं कि मैं इस सोच में पड़ गया कि मीडिया तो बता रहा था कि देश भर में तमाम सारी लैब मौजूद हैं, टेस्टिंग की कोई समस्या नहीं है, हॉस्पिटल्स, कोविड-19 हॉस्पिटल्स की कोई समस्या नहीं है, तो फिर मुझे आखिर पूरा नोएडा छोड़ करके कासना में बने हुए आइसोलेशन सेंटर में जाने के लिए क्यों कहा जा रहा है। लेकिन चूंकि मृत्युंजय शर्मा के पास कोई ऑप्शन नहीं था तो फोन लगाना शुरू किया गया।
तकरीबन 1 घंटे बाद 108 एम्बुलेंस में उनकी बात हुई और उनके घर एम्बुलेंस भेजने के लिए कहा गया। रात में 10 बजे उनके घर पर एम्बुलेंस पहुंचती है। क्योंकि उनकी बच्ची केवल 15 महीने की थी तो वो पसोपेश में पड़ गए कि क्या करें, लेकिन पत्नी को अकेले भेजा नहीं जा सकता था, तो अपने एक भाई के पास 15 महीने की बच्ची को छोड़कर वो एम्बुलेंस में बैठकर कासना के लिए निकल गए। रास्ते में ड्राइवर बोला कि साहब मैं 3 दिन से अपने घर नहीं गया हूं, ठीक से खाना नहीं खा पाया हूं, इसलिए मैं खाना खाऊंगा और कपड़े बदलूंगा अपने घर पे, तब आपके साथ चल पाऊंगा। इस पर ऐतराज जताया तो ड्राइवर ने कहा तो फिर आप दूसरी एम्बुलेंस बुला दीजिए। थक हार करके मृत्युंजय शर्मा को इस बात के लिए तैयार होना पड़ा। दूसरे रास्ते से उनको घुमा करके कासना ले जाया गया। जब वो कासना पहुंचे तो वहां एक ट्रेनी टाइप की डॉक्टर उनके सामने आई। उसने पूछा आपको सिम्टम्स क्या हैं। जब उनकी पत्नी ने सिम्टम्स बताए तो उसने कहा कि आप दोनों लोगों को हम जांच के लिए भेजेंगे आपके सैंपल, 48 घंटे में सैंपल आएंगे, तब तक आप दोनों लोगों को क्वारंटीन में रहना पड़ेगा। मृत्युंजय शर्मा ने कहा कि मेरे 15 महीने की बेटी है, उसको घर पे छोड़ करके आया हूं, इसलिए मुझे घर जाना पड़ेगा, मुझे घर जाने की व्यवस्था करा दीजिए। तो वहां डॉक्टर ने कहा कि ठीक है आप घर जा सकते हैं, लेकिन हम भेजने का इंतजाम नहीं कर पाएंगे, यहां से आप पैदल चले जाइए या रात भर इसी आइसोलेशन सेंटर के बाहर इंतजार कर लीजिए, सुबह कोई गाड़ी मिले तो अपने घर चले जाइएगा। थोड़ी देर बाद उस डॉक्टर की किसी सीनियर से बात हुई तो उसको हिदायत दी गई कि पति पत्नी अगर दोनों आए हैं तो उस ड्राइवर को भी पता है कि मैं 2 लोगों को लेकर के आया हूं, इसलिए आप एक को नहीं छोड़ सकती, दोनों को आइसोलेशन सेंटर में भेज दिया जाए। तमाम मिन्नतें करने के बाद भी प्रशासन नहीं माना। उन लोगों को चारों तरफ से कवर कर लिया गया और एक एम्बुलेंस में बैठाल करके, जिसमें 3-4 मरीज और बैठे हुए थे। आप सोचिए कि जो सरकार फिजिकल डिस्टेंस यानी कि शारीरिक दूरी की बात कर रही है, वो 2 ऐसे लोगों को जो अभी तक संदिग्ध हैं, दूर दूर तक उनको कोरोना पॉजिटिव होने की आशंका नहीं थी, लेकिन फिर भी उनको ऐसे मरीजों के साथ बैठाल दिया जाता है जिनके अंदर कोरोना संक्रमण की पूरी आशंका थी। खैर ये लोग 3-4 किलोमीटर दूर बने SC/ST हॉस्टल के आइसोलेशन वार्ड में पहुंचे। वहां पर दोनों को अलग अलग कर दिया गया, एक को मेल वार्ड में, एक को फीमेल वार्ड में, लेकिन दोनों के वॉशरूम एक ही थे। आगे की कहानी मृत्युंजय शर्मा बताते हैं कि गंदगी का आलम भयानक पसरा हुआ था। रात में जो खाना मिला उसमें बदबू आ रही थी, लेकिन मैंने शिकायत नहीं की। मैंने सोचा सिर्फ 48 घंटे हैं, किसी तरीके से बिताने हैं। उन्होंने खाना साइड कर दिया, बिना खाना खाए वो चारपाई पे लेट गए। उनको एक चादर दिया गया, कहा गया कि इसी पर ये चादर बिछा लेना। सुबह जब वो सो करके उठे, साबुन मांगा, साबुन नहीं मिला। पूरे 24 घंटे बीत गए, उनकी बहस भी हुई, लेकिन उनको साबुन नहीं दिया गया। सोचिए ऐसा एक आइसोलेशन सेंटर जहां पर कोरोना के संदिग्ध मरीजों को रखा गया था, उस पूरे आइसोलेशन सेंटर में पुराने जो मरीज थे उनके मास्क वहीं पड़े हुए सड़ रहे थे, उनके कपड़े वहीं कई लोगों के डले हुए वहीं सड़ रहे थे। जगह जगह पर गंदगी का आलम था, कूड़ा पसरा हुआ था। जिस जगह को सैनिटाइज होना चाहिए उस जगह गंदगी का बेतरतीब आलम देख करके मृत्युंजय शर्मा को समझ में आ गया कि गोदी मीडिया और उनकी अपनी सरकार सिर्फ हवाई और कागजों में काम कर रही है। इसी तरीके से मृत्युंजय शर्मा ने 72 घंटे निकाल लिए, लेकिन 72 घंटे बाद जब उन्होंने CMO, DM तमाम सारे सरकारी सिस्टम को खंगालना शुरू किया तो कोई नहीं बताया कि 48 घंटे में जो रिपोर्ट कही जा रही थी वो आखिर आएगी कब। वहां जो लोग तैनात थे उन्होंने बताया कि ये रिपोर्ट 3-4 दिन में आती है, लेकिन जो मरीज एडमिट थे उन्होंने बताया कि रिपोर्ट आने में 7-8 दिन लग जाते हैं। इतने 3-4 दिन के बाद अचानक से उनको कहा जाता है कि उनकी पत्नी को एक दूसरे आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट किया जा रहा है। जब उन्होंने कहा कि मैं अपनी पत्नी के साथ जाऊंगा तो 3-4 मुस्टंडों ने उनको घेरा, लेकिन उन्होंने जब अपने पढ़े लिखे का, अपनी बच्ची का हवाला दिया तो लोग इस बात को लेकर वो तैयार हो गए कि ठीक है आप अपनी पत्नी के साथ दूसरे आइसोलेशन वार्ड में जा सकते हैं। इसी बीच में उनके हाथ में एक पर्ची पकड़ाई गई जिसमें लिखा हुआ था कि मृत्युंजय कोरोना निगेटिव हैं। उन्होंने कहा कि अगर मेरी रिपोर्ट आ गई थी तो आप मुझे झूठ क्यों बोल रहे थे, मुझे टहला क्यों रहे थे। अचानक से नर्स ने उनके हाथ से वो पर्ची छुड़ा ली और बोले ये लगता है आपको गलती से दे दी गई थी, लेकिन उनको फिर से बहस करनी पड़ी। बाद में उनको बताया गया कि ठीक है आपकी रिपोर्ट तो निगेटिव आ गई है, लेकिन हम आपकी पत्नी को आइसोलेशन में रखना पड़ेगा। इसके बाद दोनों पति पत्नी को अलग अलग एम्बुलेंस में बैठा लिया गया, लेकिन मृत्युंजय शर्मा का मन नहीं माना। वो नीचे उतरे, उन्होंने बहस की, धमकी दी कि मैं DM को, CM को, सबको फोन लगा दूंगा। इसके बाद अंदर से 2-3 नर्स बड़बड़ाती हुई आई, उन्होंने एक रिपोर्ट पकड़ाई और बोले इनकी पत्नी की भी रिपोर्ट निगेटिव है।
अब आप सोच लीजिए इस सिस्टम का, जिस सिस्टम में रिपोर्ट नेगेटिव पड़ी है उसके बाद भी लोगों को आइसोलेशन सेंटर में बदबू खाने के लिए, गंदा खाना खाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। उन लोगों के हालात आप सोच लीजिए जिन मजदूरों को ला करके गांव में मरने के लिए, सड़ने के लिए, गंदा खाना खाने के लिए छोड़ दिया गया है। सभी गांवों के प्रधान एक तरह के नहीं हैं। कुछ गांवों के प्रधान अच्छी व्यवस्था भी कर रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम जगह मजदूरों को इसी तरह की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। मृत्युंजय शर्मा चूंकि एक जागरूक व्यक्ति थे, पढ़े लिखे व्यक्ति थे, इसलिए उन्होंने इस मामले को सोशल मीडिया में तमाम लोगों तक पहुंचा दिया। उन मजदूरों का सोचिए, उन मुस्लिमों का सोचिए जिनके ऊपर देशद्रोही का टैग लगा करके चार्जेज लगाए जा रहे हैं, मुकदमे दर्ज करवाए जा रहे हैं और उनको आइसोलेशन सेंटर में फेंक करके उनको सड़ने के लिए, गंदा खाना खाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। अगर जवान खोलते हैं तो आरोप यह लगाया जाता है कि तुम देश के साथ नहीं खड़े हो। मृत्युंजय शर्मा तो जागरूक थे, वो अपनी बात कह गए, लेकिन देश में हजारों लाखों लोग क्वारंटीन सेंटर में इसी तरह का जीवन जीने पर मजबूर हैं। अब बात करते हैं उन मजदूरों की जो हेल्पलाइन नंबर्स पर फोन लगा लगा कर परेशान हैं, रो रहे हैं, लेकिन उनके पास खाना नहीं पहुंच रहा है। नेशनल जनमत विरोध करने के लिए विरोध नहीं करता है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने जितने भी आईएएस और आईपीएस अफसर्स को लखनऊ में अलग अलग राज्यों का नोडल ऑफिसर बना करके रखा है, मैंने उनके नंबर्स को खूब प्रचारित किया। मेरे पास दिन में तकरीबन 50-60 फोन आते होंगे अलग अलग प्रदेशों से। मैं इन सारे लोगों को सबसे पहले उन हेल्पलाइंस के नंबर ही प्रोवाइड कराता हूं, लेकिन मैक्सिमम जगह से रिपोर्ट नेगेटिव सुनने को मिलती है। लेकिन उन हेल्पलाइन नंबर्स के माध्यम से उन लोगों तक मदद पहुंचाना, सहायता पहुंचाना, इसकी जिम्मेदारी आपकी ही बनती है। मैं प्रधानमंत्री मोदी से भी निवेदन करना चाहता हूं कि आपकी बात तो पूरा देश मानता है, तो पूरे देश भर में बैठे हुए अपने भक्त टाइप के अधिकारियों से निवेदन कर लीजिए कि कम से कम इस विपदा की घड़ी में फोन उठा लें, क्योंकि तमाम सारी हेल्पलाइन नंबर्स के फोन उठते ही नहीं हैं। इन सब शिकायतों के बीच में मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मुरादाबाद के डीएम राकेश कुमार सिंह जी को। मेरे पास हरियाणा के पानीपत से मुकर्रम नाम के एक शख्स का फोन आया। उसने बताया कि उसकी पत्नी मुरादाबाद के एक गांव रतनपुर में अकेली रह रही है, बीमार है, उसके पास राशन सामग्री नहीं है। मैंने उसको डीएम राकेश कुमार सिंह का नंबर उपलब्ध कराया, डीएम साहब से फोन पर बात की। 35 मिनट बाद ही मेरे पास मुकर्रम का फोन आया कि सर, नज़दीकी चौकी इंचार्ज मेरे घर पर पहुंच गए, उन्होंने राशन की लिस्ट मांगी और थोड़ी देर बाद ही मेरे घर पर राशन भी पहुंच गया। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में एडीएम प्रशासन है राकेश कुमार पटेल। मेरे पास जिन लोगों के भी देवरिया से फोन आए, मैंने पूरे अधिकार के साथ कहा कि आप एडीएम प्रशासन से संपर्क करिए, आपके पास जरूरी सामग्री पहुंचेगी। एडीएम राकेश पटेल फोन पर तो लोगों की समस्याएं दूर कर ही रहे हैं, इसके अलावा अपने स्तर से समाज सेवियों को मोटिवेट करके तमाम मुसहर परिवारों में, ऐसे परिवारों में जो जड़ी बूटी बेचने का काम करते हैं, पत्थल चट्टी का काम करते हैं, ऐसे परिवारों तक जरूरी राशन सामग्री उपलब्ध करा रहे हैं। मैं धन्यवाद देता हूं इसी तरह के तमाम सारे अफसर्स हैं जो लोगों तक मदद पहुंचा रहे हैं। उन्हीं की वजह से ये देश का सिस्टम ठीक से चल पा रहा है। मैं अनुरोध करता हूं तमाम सारे ऑफिसर्स को, जिन लोगों को इन सारी हेल्पलाइंस का इंचार्ज बनाया गया है, नोडल ऑफिसर्स बनाया गया है, हो सकता है कि इन दिनों में उनको कुछ ज्यादा काम करना पड़ जाए, लेकिन कर लीजिए। अगर आप कहते हैं कि ये देश का मामला है, तो मैं भी अपील करता हूं, देश के मजदूरों और गरीबों की जान बचाने का मामला है। ये तो हुआ सरकारी सिस्टम की बात। मैं तमाम सारे समाज सेवियों से भी अनुरोध करता हूं कि आप अपने घर के इर्द गिर्द देख लें, किसी भी व्यक्ति को भूखा न सोने दें। देश में आज भी लोगों की हालत इतनी खराब नहीं है कि वो अगर चाह लें तो घर के बगल में किसी भी एक व्यक्ति की मदद अपने व्यक्तिगत पैसे से ना कर पाएं। सरकार को कोसिए, सरकार पर सवाल उठाइए, क्योंकि सरकार की जिम्मेदारी है कि वो देश में किसी भी व्यक्ति को भूखमरी के कगार पर ना आने दे। ये आप सरकार से सवाल पूछना आपका अधिकार बनता है, लेकिन सिर्फ सवाल मत पूछिए, अपनी क्षमता के हिसाब से लोगों की मदद भी करिए। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद। तो अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे जो मेरे न्यू वीडियो